Hello everyone, this is Kusum, your English mentor, and once again welcome to Learning Without Burden. I hope आप सब लोग अच्छे हैं and आपकी preparations भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। तो आज हम अपनी PYQ सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। हमारी जो रीड की PYQ सीरीज चल रही है और आज हम जो लैंग्वेज 2 का पेपर है हमने 2021 के कवर कर लिए, 2022 के भी कवर कर लिए और अब हम 2017 का पेपर करने वाले हैं। ठीक है, ये आपका लेवल 2 का पेपर है। जो इंग्लिश लैंग्वेज 2 का जो पोर्शन है आज हम उसको कवर करेंगे। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स कंटिन्यू अवर क्लास। तो आपसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स और सेंटेंस। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है आपको, अ पर्सन हु राइट्स अ प्ले। इसके लिए आपको वन वर्ड बताना है। ठीक है, सो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है आपके पास, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब इसके लिए आपको वन वर्ड बताना है, किसके लिए, कि एक ऐसा इंसान, एक ऐसा पर्सन जो क्या करता है, प्ले लिखता है। ठीक है, सो वो क्या होता है, प्ले राइट, प्ले राइट, प्ले राइटर या प्ले राइट। अब वैसे तो प्ले राइट होता है, प्ले राइट, लेकिन आपको इनमें से करेक्ट स्पेलिंग बताना है उसका कि कौन सा वाला प्ले राइट सही होगा। सो दिस प्ले राइट, जो प्ले लिखता है उस प्ले राइट को हम क्या कहते हैं, उस राइटर को हम क्या कहते हैं, प्ले राइट कहते हैं। सो ये वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, प्ले राइट नहीं होता, प्ले राइटर नहीं होता, प्ले राइट नहीं होता, that is playwright. WRIGHT would be the right answer. Okay, so option number A would be right answer for this question. Okay, I hope this is clear. Next question क्या कहता है, sonnets usually are free words, iambic pentameters, iambic trimeter और verso tronco। अब आपसे बोला है कि sonnets क्या होती हैं, आपसे बेसिकली पूछा है sonnet क्या होती हैं। तो मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि sonnets क्या होती हैं, poems of 14 lines, poems of 14 lines which which has, poems आ गया तो which have a specific, which have a specific, आप क्या कह सकते हो, which have a specific राइमिंग स्कीम, राइमिंग स्कीम। तो हमारी सोनेट्स क्या होती हैं, 14 लाइंस की पोएम होती हैं जिनमें एक स्पेसिफिक राइमिंग स्कीम होता है, जो स्पेसिफिक राइमिंग स्कीम को फॉलो करती हैं। सो अब आपको अगर मैं ऑप्शन बताऊं तो आयम्बिक पेंटामीटर भी क्या होता है, वो वाली पोएम्स जो क्या करती हैं, एक स्पेसिफिक राइमिंग स्कीम का पैरामीटर फॉलो करती हैं। ठीक है, उसी को हम आयम्बिक पेंटामीटर कहते हैं, उसी आयम्बिक पेंटामीटर के अंडर वही आती हैं वो वाली पोएम्स जिनका कोई स्पेसिफिक क्या होता है, राइमिंग स्कीम होता है। ठीक है, तो सोनेट्स क्या होती हैं, आयम्बिक पेंटामीटर में होती हैं। इट मींस दे हैव अ सर्टेन और स्पेसिफिक राइमिंग स्कीम। ठीक है, या तो ए बी ऐसा होता है, या फिर ए बी, ये तो यहीं पे हो गया, या तो ए बी होता है, या फिर ए बी सी ऐसा होता है, या फिर बी ऐसा होता है। ठीक है, तो एक जो स्पेसिफिक राइमिंग स्कीम को फॉलो करती है वो आयम्बिक पेंटामीटर के अंदर आती है। सो सोनेट्स क्या होती है, आयम्बिक पेंटामीटर। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, व्हाट टाइम शैल वी गो शॉपिंग, लेट्स सी हाउ द वेदर लुक्स। अब कहता है, क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि किस टाइम शॉपिंग पे चलें। तो सामने वाला पर्सन कहता है, देखते हैं वेदर के हिसाब से, मौसम के हिसाब से देखेंगे और फिर हम क्या कर लेंगे, प्लान बना लेंगे। आगे यहाँ पे ब्लैंक में ही आपको आंसर फिल करना है, बट हमें पढ़ने से पता चल रहा है कि इसमें कह रहा है कि मौसम के हिसाब से काम करेंगे हम लोग, है ना। तो कंडीशन के हिसाब से काम करने को हम लोग क्या कहते हैं, प्ले इट बाय ईयर। ये सारी क्या है आपके पास, इडियम्स है। कॉल इट अ डे का मतलब होता है ऑफ ले लेना। टर्न अ ब्लाइंड आई होता है आंखों के ऊपर पट्टी बंध जाना, किसी भी चीज के ऊपर विश्वास कर लेना। रनिंग कैट्स एंड डॉग्स क्या होता है, रनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है बहुत तेज बारिश होना, मूसलाधार बारिश, मूसलाधार बारिश। अब हम लोग रनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स को क्या कहते हैं कि भाई बहुत तेज बारिश हो रही है। ओके, और प्ले इट बाय ईयर क्या होता है कि कोई भी काम कैसे करना, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग करना। ठीक है, टू डू समथिंग with suitable what condition or thing। तो प्ले इट बाय अ ईयर क्या होता है, प्ले इट बाय ईयर मीन्स कि कोई भी काम सडनली करना। ठीक है, बिना किसी प्लान के, उसी टाइम पे सिचुएशन को देख करके। ठीक है, सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, आपको फ्रेजल वर्ब बतानी है। फ्रेजल वर्ब एक्चुअली उस जैसा ही होता है, आपका इडियम जैसा ही होता है, बट वो सिर्फ दो वर्ड्स का होता है, दैट इज फ्रेजल वर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फिल इस ब्लैंक में फिल करना है
ऑप्शंस देख के पता चल रहा है फ्रेजल वर्ब भी बतानी है. सो यू शुड डैश योर फोन कॉल विद एन ईमेल और अ लेटर. क्या कह रहा है कि आपको जो है अपना फोन कॉल क्या करना चाहिए, शुड एडवाइस दी है कि आपको अपना फोन कॉल उठाना चाहिए एक ईमेल के साथ और एक या फिर एक लेटर के साथ. जब आप फोन कॉल अटेंड करते हो तो आपको क्या करना चाहिए, या तो उसको ईमेल के साथ फोन उठाना चाहिए या फिर एक लेटर के साथ उठाना चाहिए. तो यहाँ पर फोन कॉल उठाने के लिए, परसू करने के लिए कौन सा यहाँ पर फ्रेजल वर्ब यूज होता है, फॉलो अप. फॉलो ऑन, टेक ऑन, शो ऑन यूज नहीं होता है. फॉलो अप बेसिकली यूज ही किस लिए होता है, किसी चीज को परसू करने के लिए, ठीक है, या फिर इन्वेस्टिगेट करने के लिए कुछ चीजें आगे. जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आई डिसाइडेड टू फॉलो अप द लेटर्स विद फोन कॉल्स विद फोन कॉल्स. कि मैंने क्या डिसाइड किया, मैंने डिसाइड किया कि मैं जो है अपने फोन कॉल्स किसके साथ पिक किया करूंगा, विद एनी ईमेल और लेटर, ठीक है, या तो किसी लेटर के साथ या फिर ईमेल के साथ. सो फोन कॉल के पिक करने के लिए कौन सा फ्रेजल वर्ब यूज होता है, फॉलो अप. ओके, सो हियर बी वुड बी द राइट आंसर. आई होप दिस वन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, इट्स अ ब्यूटिफुल डे, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट वर्ड. आपको करेक्ट सेंटेंस यहाँ पर इस सेंटेंस में करेक्ट वर्ब डालनी है. देख करके पता चल रहा है मॉडल से यहाँ पे, तो आपको राइट मॉडल डालना है, ठीक है, राइट मॉडल आपको पुट डाउन करना है. इट इज अ ब्यूटिफुल डे, इट्स अ ब्यूटिफुल डे, आई डैश हैव ब्रॉट दिस अम्ब्रेला. कह रहा है कि बहुत सुंदर दिन है, बाहर धूप निकली है बहुत अच्छी, ठीक है, मेरे को अम्ब्रेला लाने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, जरूरत नहीं थी, साफ पता चल रहा है. नीड नॉट. मस्ट कहाँ पर आता है, जब कोई क्या होता है कि पक्का करना है, श्योर एंड सर्टेन काम जहाँ पर होता है वहां पे मस्ट आता है. शुड कोई एडवाइस, ऑब्लिगेशन, कुडंट, पॉसिबिलिटी, ठीक है. अब क्या कह रहा है, कुडंट मतलब कि वो काम वो नहीं कर सकता था, ठीक है, एबिलिटी, ही कुडंट. तो यहाँ पर सिंपल सेंटेंस है, ये बोला है कि बहुत सुंदर दिन है, मुझे अम्ब्रेला लाने की जरूरत नहीं थी, है ना. सो नीड नॉट वुड बी द राइट आंसर हियर. क्यों क्यों आएगा, क्योंकि कोई ऑब्लिगेशन, कोई सर्टेनिटी कुछ नहीं है यहाँ पर. सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक सिंपल बात बोली है कि बहुत सुंदर दिन है, मुझे अम्ब्रेला लाने की जरूरत नहीं थी. सो जरूरत नहीं थी, तो नीड नॉट वुड बी द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है. The next question is, which figure of speech is common in tongue twisters and nonsense words? अब देखो यहाँ पर नॉनसेंस, आप वो मत सोचना कि नॉनसेंस बेकार वाला बोला है, ठीक है. तो टंग ट्विस्टर्स आपने हिंदी में पढ़े होंगे ना, वो जो बोलने में तेज तेज बोलने में दिक्कत आती है. मैं एक हमेशा एलिट्रेशन का एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल देती हूँ, चंदू के चाचा वाला, है ना, या फिर कच्चा पापड़ पक्का पापड़ वो वाला. तो जैसे बचपन में जब छोटे होते थे तो फ्रेंड से हम लोग नहीं बुलवाते थे कि तुम ऐसा 10 बार बोलो, तुम ऐसा 15 बार बोलो. सो टंग ट्विस्टर्स क्या होते हैं, उनमें फर्स्ट जो लेटर होता है, आपका पहला जो वर्ण होता है, उसका रिपीटिशन होता है ना, वो बार बार आता है, उस एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, तो उन्हीं को तो हम एलिट्रेशन बोलते हैं ना, उन्हीं को हम लोग अनुप्रास अलंकार कहते हैं. सो टंग ट्विस्टर्स अगर हम देखें, कोई भी चाहे टंग ट्विस्टर क्यों ना हो, कच्चा पापड़ या फिर आप कह सकते हो चंदू के चाचा वाला, सो सब में एक ही लेटर की रिपीटेशन होती रहती है. सो टंग ट्विस्टर्स क्या होते हैं, एलिट्रेशन का एग्जाम्पल होते हैं. सिमिली मैंने आपको बता ही रखा है क्या होता है, जहां पर लाइक और एज लगा करके कंपैरिजन करते हैं, वो आपका सिमिली होता है. मेटाफर क्या होता है, कंपैरिजन लेकिन विदाउट एनी कंपैरेटिव वर्ड लाइक एज और लाइक, ठीक है. राइम क्या होता है, राइम होता है लास्ट वर्ड जो भी होता है लाइन का, उसकी जब साउंड सेम आती है उसको हम राइम कहते हैं. आगे क्वेश्चंस में और क्लियर हो जाएगा. सो टंग ट्विस्टर्स में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, एलिट्रेशन होता है, अनुप्रास होता है. एक ही वर्ण की आवृत्ति आपके पास बार बार होती है, ठीक है. सो ए वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप दिस इज क्लियर. अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which one of the following is sometimes called vocalic rhyme? अब देखो ये आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई समझने वाली बात नहीं है. पर्सोनिफिकेशन, एजोनेंस, एलिट्रेशन और राइम मैं आपको बता देती हूँ. राइम मैंने बता ही दिया आपको. राइम कि जब हम कोई पोएम पढ़ते हैं तो जो लास्ट वाला वर्ड होता है ना हर एक लाइन का, उसका साउंड देखा जाता है. अगर इन दोनों का मिलता है तो ए बी, अगर इसका इसके साथ मिलता है तो फिर बी, अगर इस वाली लाइन का राइम साउंड इसके साथ मिलता है तो ए बी और ए आ जाता है, ठीक है. सो वो राइमिंग स्कीम होती है, वो आपको मैं आगे के क्वेश्चंस में सिखाऊंगी. एलिट्रेशन पिछले क्वेश्चन में बताया ही था, एक लेटर की जब रिपीटिशन होती है. पर्सोनिफिकेशन जब नॉन ह्यूमन थिंग्स का
जब नॉन ह्यूमन थिंग्स को किससे कैरेक्टराइज किया जाए, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक से कैरेक्टराइज किया जाए, ठीक है, नॉन ह्यूमन थिंग्स को ह्यूमन थिंग की कैरेक्टरिस्टिक दी जाए, उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, मानवीकरण कहते हैं। जैसे कि पर्दे डांस कर रहे हैं हवा में, ठीक है, तो डांस नॉन लिविंग थिंग्स नहीं करती हैं, बट उसको कैरेक्टरिस्टिक दी है हमने, तो वो पर्सोनिफिकेशन होता है। अब वोकैलिक राइम का दूसरा नाम होता है एजोनेंस, ठीक है, एजोनेंस एलिट्रेशन का ही पार्ट होता है। जब किसी वोवल का रिपीटेशन होता है ना, देखो एलिट्रेशन भी आपके दो टाइप के होते हैं। एलिट्रेशन एक तो होता है आपका एजोनेंस, एक तो होता है एजोनेंस, दूसरा होता है आपका कॉन्सोनेंस। सो कॉन्सोनेंस में तो कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है और एजोनेंस में आपकी वोवल साउंड रिपीट होती है। तो जहाँ पे वोवल साउंड रिपीट होती है इट मीन्स उसका जो रियल मीनिंग है उसके साथ साथ उसका कोई और भी मीनिंग होता है, ठीक है। सो एजोनेंस का दूसरा नाम आप लोग वोकैलिक राइम भी कहते हैं। सो आपको ये याद ही रखना पड़ेगा जब आप पढ़ेंगे अपने जो फोनेटिक डिवाइसेस, फोनेटिक नहीं जो आपके पोएटिक डिवाइस होते हैं, जब आप पढ़ेंगे सो आपको पता चलेगा कि एजोनेंस का दूसरा नाम ही क्या होता है, वोकैलिक राइम भी होता है, ठीक है। एजोनेंस इज ऑल्सो नोन एज वोकैलिक राइम। So here A option would be the right answer. Okay, I hope this is clear. Let's proceed to the next question for today. अगला क्वेश्चन आपसे कहता है one proven way to beat an enemy is find his Achilles heel. This is Achilles heel. ये आपका एक इडियम है, ठीक है, इडियम है, ये आपका मुहावरा है। अब कहता है कि अगर किसी एनिमी को बीट करना है ना, किसी एनिमी को क्या करना है, मात देनी है, तो उसका एक्लेज हील फाइंड कर लो। एक्लेज हील होता है जो सबसे, वो नहीं कहते दुखती रग, दुखती नस, वीक पॉइंट किसी का, कि भाई अगर इसको परेशान करना है ना तो इसका वीक पॉइंट पता कर लो, ठीक है, सबसे बड़ी कमजोरी वही होती है, कमजोरी पता कर लो। सो एक्लेज हील का मतलब क्या होता है, आपके पास वीक स्पॉट, वीक पॉइंट होता है, सीक्रेट स्ट्रेटजी नहीं होता, स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं होता, एमुलेट नहीं होता है, वीक स्पॉट। भाई किसी का वीक स्पॉट, किसी की दुखती रग, किसी का सबसे ज्यादा जो क्या कहते हैं आप वीक पॉइंट, उसी को हम क्या कहते हैं, एक्लीज हील कहते हैं। सो हियर बी ऑप्शन वुड बी द राइट आंसर। ये आपके इडियम्स हैं, इडियम्स आप वोकैब साथ साथ करते रहिए, ठीक है। इस सीरीज के बाद मैं आपकी वोकैब की सीरीज अलग से करवा दूंगी। सो एक्लेज हील क्या होते हैं, किसी का वीक पॉइंट, ठीक है, किसी का वीक स्पॉट। सो हियर बी वुड बी द राइट आंसर। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वुल्फ विद इट्स बेली स्टिच्ड फुल ऑफ बिग पेबल्स। अब ये आपकी कुछ एक लाइंस हैं। निबलंग Nibbling wolves barbed like black pine forest against a red sky over blue snow। अब ये आपके किसी पोएम से एक्सट्रैक्ट लिया गया है। अब आपको इसमें फिगर ऑफ स्पीच बताना है। फिगर ऑफ स्पीच मैंने आपको बता दिया, अलंकार को ही हम हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में अलंकार, इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच, या फिर पोएटिक डिवाइसेस, पोएटिक डिवाइसेस, ठीक है, कह देते हैं। ओके, पोएटिक डिवाइसेस एंड फिगर ऑफ स्पीचेस। तो अब आपको इस वाले एक्सट्रैक्ट में क्या बताना है, आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है, मेटाफर, सिमिली, एजोनेंस और एलिट्रेशन। बारी बारी में आपको एक बार ये बता देती हूँ। मेटाफर और सिमिली मैंने पीछे वाले क्वेश्चंस में भी बताया था, दोनों में ही कंपैरिजन होता है, लेकिन कंपैरिजन कंपैरिजन तो होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है, मेटाफर में तो कोई भी कंपैरेटिव वर्ड्स यूज नहीं करते हैं, सिमिली में कंपैरेटिव वर्ड्स यूज कर लेते हैं, जैसे एज और लाइक। कहीं पर भी आपको एज और लाइक दिख जाए ना, आंख बंद करके आप सिमिली ठोक दो, कोई नहीं आपको मना करेगा, ठीक है, सिमिली आंसर कर दो विदाउट एनी थिंकिंग, विदाउट थिंकिंग एनीथिंग। सो जहां पर भी आपको एज और लाइक दिखे, लेकिन कंपैरिजन में हो बट कोई एज और लाइक ना हो, सीधा कंपैरिजन हो ना, वहां पर मेटाफर होता है। एजोनेंस पिछले वाले क्वेश्चन में बहुत अच्छे तरीके से बताया था, जब वोवल्स का रिपीटेशन होता है उसको एजोनेंस कहते हैं। एलिट्रेशन एक ही लेटर जब बार बार आता है तो उसको हम एलिट्रेशन कहते हैं। ओके, ठीक है। सो पढ़ के देखो, द वोल्फ विद इट्स बेली स्टिच्ड फुल ऑफ बिग पेबल्स, नेबुलम वुल्स बार्ब्ड लाइक ब्लैक पाइन फॉरेस्ट। भाई जो मैंने आपको बताया वो दिख गया, एज और लाइक जहां हो सिमिली, लाइक दिख गया हमें तो सिमिली आ जाएगा, बी वुड बी द राइट आंसर। ओके, ये तो बहुत इजी था, एक नंबर आपको इसका तो फ्री में ही मिल गया होगा जिसकी भी शिफ्ट में आया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, ये भी एक्सट्रैक्ट ही है। अब देखो इसमें आपको राइमिंग स्कीम बतानी है ना, राइमिंग स्कीम मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ ना, कैसे पता करते हैं हम लोग, एक बार फिर से बता देते हैं। सो राइमिंग स्कीम में क्या करते हैं, हर एक लाइन का लास्ट लेटर देखते हैं, देखो लास्ट वर्ड देखते हैं, फिल, ब्रो, इल, अलाउ, है ना, अलाउ, फिल, इल, दोनों की साउंड सेम नहीं है,
इन दोनों की तो लाइंस की सेम साउंड नहीं है, लेकिन फर्स्ट की और थर्ड की लाइन सेम की साउंड सेम है। फर्स्ट को नाम देंगे ए। अब फर्स्ट की और सेकंड की सेम नहीं है साउंड, तो फिल और ब्रो दोनों की साउंड अलग है ना, तो इसको बी नाम दे देंगे। अब देखो थर्ड लाइन में आ गया इल, फिल और इल की साउंड सेम है तो ये आ जाएगा ए। अब देखो ब्रो और अलाउ, वैसे तो थोड़ा सा अलग है, अलाउ, ब्राउ, ब्रो, ठीक है, इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्टैम्प्ड अपॉन माई ब्राउ माई गुड अलाउ। देखो लास्ट में डब्ल्यू का साउंड है ना दोनों में ही, सो जैसी साउंड बी की है वैसे ही डी की भी है, यानी कि फोर्थ लाइन की भी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका बी ही आ जाएगा, है ना। सो इनकी राइमिंग स्कीम क्या हो जाएगी, ए बी ए बी। क्यों, क्योंकि जो फर्स्ट लाइन का आपका साउंड है लास्ट वर्ड का वो थर्ड से मैच हो रहा है और सेकंड का फोर्थ से मैच हो रहा है, तो ए बी ये वाली आपकी राइमिंग स्कीम हो जाएगी। सो द राइम स्कीम ऑफ एक्सट्रैक्ट इज, where is AB AB? So that is AB and AB. Okay, A option would be the right. AABB नहीं है, fill ill, अगर यहाँ पर ill होता और bro और allow साथ साथ होते तो आपका AABB हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा राइमिंग स्कीम हो जाएगा, ABAB हो जाएगा। ओके, सो A would be the right answer. I hope this is clear to all of you. अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला आपका पैसेज आ गया। अब आपके लास्ट के 5 क्वेश्चंस आपके पैसेज पे हैं, एक क्वेश्चन विदाउट पैसेज भी है, तो पहले पैसेज पढ़ लेते हैं। इन स्पाइट ऑफ रिगोरस प्रिकॉशंस अगेंस्ट एक्सीडेंट्स, हम लोग बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेते हैं कि एक्सीडेंट ना हो, बट स्टिल मैनी पीपल आर इंजर्ड एवरी ईयर इन फैक्ट्रीज एंड एल्सवेयर। लेकिन इतने प्रिकॉशंस लेने के बाद भी बहुत सारे लोग इंजर्ड होते हैं हर साल, चाहे आप फैक्ट्रीज में देख लो चाहे कहीं भी देख लो, एक्सीडेंट्स हर जगह होते हैं। इन एडिशन का मतलब क्या होता है, और तो और यानी कि प्लस, इसके साथ साथ और क्या, सम पीपल आर बोर्न विद फिजिकल डिसेबिलिटीज, कुछ लोग तो बेचारे फिजिकल डिसेबिलिटीज के साथ ही पैदा होते हैं, उनके उनके अंदर तो बचपन से ही पैदा होते हैं, तब से ही क्या होती हैं, डिसेबिलिटीज होती हैं। दे आर आइदर ब्लाइंड और डेफ और इन सम वे डिफॉर्म्ड फ्रॉम बर्थ, या तो वो अंधे होते हैं या वो बहरे होते हैं या फिर वो जन्म से ही कुछ और उनको बीमारी होती है, कोई और उनको प्रॉब्लम होता है। अप टू क्वाइट रिसेंट टाइम्स लिटिल प्लांट और एक्शंस वाज टेकन टू फिट हैंडिकैप्ड पीपल फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, कहता है कि पीछे कुछ समय में लिटिल प्लान एक्शंस वर टेकन, कि कुछ एक एक्शंस भी लिए, एक्शन वाज टेकन, कुछ एक्शन भी लिया गया था टू फिट हैंडिकैप्ड पीपल फॉर एम्प्लॉयमेंट, ताकि भाई जो हैंडीकेप्ड पीपल हैं बेचारे, जो डिसेबल्ड हैं, उनको भी क्या हो जाए, थोड़ा बहुत कहीं पर एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, उनके लिए अलग सेक्टर, उनके लिए अलग आपको क्या दी जाती है, जो हैंडीकेप्ड पीपल होते हैं उनके लिए अलग कोटा होता है। A number of charitable organization tried to help them in cases of hardship. बहुत सारे organizations बनाए जाते हैं चैरिटेबल, चैरिटी के लिए बहुत सारे organizations बनाए जाते हैं ताकि ऐसे handicapped लोगों की क्या हो सके, मदद हो सके, ठीक है। But few seriously held the idea that these people might still have abilities in other directions. लेकिन but few seriously held the idea that these people might have abilities in other directions. लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि ये लोग जो हैं इनके पास एबिलिटीज होती हैं, अगर भगवान एक चीज ले लेता है तो दूसरी आपको जरूर देता है, तो अगर इनके पास एक ऑर्गन नहीं है कोई भी, तो उनको दूसरे ऑर्गन में बहुत ज्यादा एबिलिटी मिलती है, ठीक है। मान लो अगर कोई देख नहीं सकता है तो उसके पास और कोई क्वालिटी बहुत अच्छी होती होगी, है ना। और जो इंसान मान लो सुन नहीं सकता, हो सकता है वो देख सकता हो तो वो ड्राइंग बहुत अच्छी करता हो, सो उनके अंदर और एबिलिटीज हो सकती हैं, ठीक है। सो ये आपका फिजिकल जो चैलेंज लोग हैं, जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं, जो डिसेबल लोग हैं, उनके ऊपर आपका ये पैसेज है, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। इन द अबव पैसेज द ऑथर वांट्स टू कन्वे, ऑथर आपको क्या बताना चाहता है इस ऊपर वाले पैसेज में, मैनी पीपल इन वर्ल्ड सफर फ्रॉम फिजिकल एबिलिटीज, यस, प्रिकॉशंस आर नॉट टेकन अगेंस्ट एक्सीडेंट्स, ये गलत बात है भाई, ये तो सीरियसली बोला हुआ है। इन स्पाइट ऑफ रिगोरस प्रिकॉशंस टेक अगेंस्ट एक्सीडेंट्स की भाई ली जाती हैं बहुत सारी प्रिकॉशंस, बट फिर भी तो प्रिकॉशंस नहीं ली जाती, ये तो गलत बात है। पीपल हु आर फिजिकली चैलेंज्ड आर नॉट फिट फॉर एम्प्लॉयमेंट, ये भी गलत है। यहाँ पर तो सीधा सीधा बोला है कि ऐसे प्लान भी बनाए गए हैं, एक्शन लिए गए हैं जिनसे ये साबित होता है कि हैंडीकैप लोग भी फिट होते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो ये बात भी बिल्कुल गलत है यहाँ पर।
फिजिकली चैलेंज्ड पीपल हैव नो स्कोप। क्यों भाई, क्यों स्कोप नहीं? उनके पास तो बहुत सारे स्कोप्स हैं, उनके ऊपर उनके पास और एबिलिटीज भी होती हैं, उनको तो अलग से कोटा भी मिलता है। तो ये तीनों ऑप्शंस आपके बिल्कुल गलत हैं, सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है। मेनी पीपल इन वर्ल्ड सफर फ्रॉम फिजिकल डिसेबिलिटीज। दुनिया में बहुत सारे लोग फिजिकली डिसेबल्ड हैं और कुछ एक को तो बचपन से ही होती है। ठीक है, सो here A would be the correct answer for this question. Okay, I hope this is clear. अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? The next question is either those children or my own son. या तो either those children, या तो वो बच्चे, or my own son, या फिर मेरा खुद का बेटा, dash picked all the flowers. ये flowers पिक किए हैं, ये फ्लावर्स तोड़े हैं। या तो मेरा बेटा या तो बाकी बच्चे, एक की बात हुई है। जब और आ जाए, आइदर आ जाए, ये सिंगुलर में काउंट किए जाते हैं कि दोनों में से एक की बात हुई है। एक की बात हुई है तो सिंगुलर है, तो प्लूरल जितनी भी वर्ब से कट कर दो, आर और हैव दोनों कट हो जाएंगे। सो पिक्ड है, मैंने बताया है आपको, पिक्ड थर्ड फॉर्म किसके साथ लगता है? एच फैमिली के साथ लगता है। हैज हैव हैड के साथ आपका थर्ड फॉर्म लगता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? हैज आ जाएगा। इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म कब लगता है? पैसिव में लगता है। ठीक है, इज टेकन, इज गॉन, तो इसके साथ थर्ड फॉर्म पैसिव में लगता है। लेकिन एच फैमिली जो होती है, हैज हैव हैड, उनके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म किस में लगता है? क्योंकि वो परफेक्ट होते हैं, तो हैज हैव हैड के साथ हमेशा क्या लगता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है। सो इसमें हैज आ जाएगा। या तो मेरे बच्चे, या तो मेरे खुद के बच्चे, या तो मेरा खुद का बेटा, या फिर बाकी बच्चे, इन्होंने क्या किए होंगे? फ्लावर्स को तोड़ा होगा, पिक किया होगा। सो हैज वुड बी द राइट आंसर। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द पैसेज इन एडिशन इंडिकेट्स। जो आपका पैसेज लिया गया है उसमें इन एडिशन क्या इंडिकेट करता है? आपको क्या शो करता है? एम्फेसिस, एडिशन, सीक्वेंस या फिर अल्टरनेटिव? चारों ऑप्शंस का मतलब आई थिंक आपको पता है। एम्फेसिस करना किसी चीज को, एडिशन, सीक्वेंस या फिर अल्टरनेटिव। या तो वन बाय वन, अल्टरनेट कोई और तरीका, अल्टरनेटिव और अल्टरनेट दो अलग अलग चीजें होती हैं। अल्टरनेटिव होता है या तो दूसरा तरीका, सीक्वेंस होता है कि भाई सीक्वेंस वाइज चीजें चल रही हैं, एक के बाद एक चल रही हैं। ठीक है, एडिशन का मतलब क्या होता है कि साथ के साथ और तो और जोड़ लगा करके। ठीक है, और आपका एम्फेसिस का मतलब क्या होता है? एम्फेसिस का मतलब क्या होता है? दैट मीन्स समथिंग स्पेशल इम्पोर्टेंस, जिसकी कोई इम्पोर्टेंस होती है, वैल्यू होती है। ठीक है, तो वो एम्फेसिस होता है। लेकिन पैसेज में इन एडिशन का मतलब क्या है? जब मैं पढ़ा रही थी आपको पैसेज, तभी मैंने बताया था कि और तो और, इन एडिशन यानी कि इसके साथ साथ। एडिशन का मतलब क्या होता है? कि प्लस, इसके साथ और भी चीज। तो इन ऑप्शंस में से एक ही ऐसा ऑप्शन दिख रहा है मुझे जिसका मतलब एडिशन होता है, प्लस होता है। सो बी वुड बी द राइट आंसर। ये तो अगर आप सीधा क्वेश्चन देख लेते, एडिशन का मतलब तो एडिशन ही होगा, सब्सट्रैक्शन तो होगा नहीं। तो ऑप्शन देख करके आपको सीधा पता चल जाता कि 13 का आंसर आपका बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, बहुत ईजी था, इसके लिए भी बच्चों को फ्री में ही मार्क मिला होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर पैसेज। पूरा का पूरा पैसेज किसके ऊपर बेस्ड था? हैंडीकैप्ड लोगों के ऊपर, है ना, कि भाई उनको कैसे रिहायत दी जाए, है ना, उन लोगों के लिए बेटर कैसे किया जाए, उन लोगों के लिए अच्छे से अच्छे काम कैसे किए जाए। प्लान्ड एक्शंस, प्लान एक्शन नाम तो आया है लेकिन किसके लिए? अधूरा सा लग रहा है, ये सही नहीं है इतना। एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट कोई इतना बड़ा नहीं था, कि इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं था एक्सीडेंट्स का। ठीक है, फिजिकल डिसेबिलिटीज और रिहैबिलिटेशन ऑफ फिजिकली चैलेंज्ड, इन दोनों में से एक हो सकता है। अब अगर बेटर देखें तो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल डिसेबिलिटीज नहीं जाएगा, रिहैबिलिटेशन ऑफ फिजिकली चैलेंज्ड वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल। देखो, टाइटल तो रखने के लिए कुछ भी रख सकते हैं, अगर आपके पास ऑप्शन ना हो, आपका अगर रिटन एग्जाम हो, तो पैसेज का आप जो भी टाइटल देते हैं वो आपका सही माना जाता है। लेकिन ऑप्शंस जब दे देते हैं तो मोस्ट अप्रोप्रिएट देखा जाता है, लिमिटेशन लग जाती है हमारे ऊपर। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट फिजिकल डिसेबिलिटीज से ज्यादा क्या रहेगा? रिहैबिलिटेशन ऑफ फिजिकली चैलेंज्ड। सो हेयर बी, ए वुड बी द राइट आंसर। ए बी से ज्यादा अच्छा आंसर है। ठीक है, सो ए वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है?
द लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन एडजेक्टिव। अब देखो इसमें आपका जो मैंने 15 क्वेश्चन करवाए, इसमें आपका पैसेज भी आ गया, आपका इडियम्स भी आ गए, ठीक है, आपका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी आ गया, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी आ गया आपका, और आपके एडजेक्टिव यानी कि आपका क्या आ गया, ग्रामर पोर्शन भी आ गया। ठीक है, तो ये वीडियो जो है सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है। चाहे आप ये बेसिकली सीरीज तो हमारी रीड की चल रही है, लेकिन इंग्लिश का सिलेबस लगभग सभी एग्जाम्स में सेम ही होता है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ रीड वाले बच्चे देखें, क्योंकि मैं क्वेश्चंस उसी तरीके से लेकर के आती हूँ जो सभी एग्जाम्स में आ जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए कवर हो जाता है। सो एडजेक्टिव ढूंढना है आपको। एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषण होता है ना। विशेषण जो किसी संज्ञा की विशेषता बताता है, जो नाउन को क्वालिफाई करता है, वो एक एडजेक्टिव होता है। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या है? यूज, यूजफुल, यूजिंग और यूजफुलनेस। इनमें से आपको एडजेक्टिव बताना है। देखो यूज तो क्या है भाई, मैंने ये काम कर लिया, मैंने इस काम में इस चीज को यूज कर लिया, ये तो सिंपल है। यूजफुल, ये चीज बहुत यूजफुल है, जैसे यूजफुल नोट्स, यूजफुल नोट्स। ठीक है, आई हैव यूज्ड नोट्स, आई एम यूजिंग नोट्स। ठीक है, या फिर यूजफुलनेस। अब देखो एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन की क्या बताता है? विशेषता बताता है, जो नाउन को क्वालिफाई करता है। तो नोट्स क्या है? नोट्स कैसे हैं? यूजफुल हैं, है ना। सो यूजफुल इज एन एडजेक्टिव हेयर। बाकी तो आपके नॉर्मल वर्ड्स हैं, लेकिन आपका यूजफुल क्या है? आपका एडजेक्टिव है। सो नोट्स कैसे हैं आपके पास? यूजफुल हैं। तो नोट्स की कैरेक्टरिस्टिक बता दी, नोट्स को क्या कर दिया? क्वालिफाई कर दिया। नोट्स कैसे हैं? यूजफुल हैं। ठीक है, ये आपका मेन वर्ब हो जाएगा। ओके, या फिर नाउन हो जाए, मेन वर्ब हो जाएगा। ये आपका यूजिंग आपका क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि इसमें आईएनजी भी आ गया। ठीक है, यूजफुलनेस भी नहीं होगा। सो यूजफुल क्या है? आपका एक एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसका एग्जाम्पल भी लेके चलें तो यूजफुल क्या है? नोट्स हैं। नोट्स कैसे हैं आपके पास? यूजफुल हैं। ठीक है, सो हेयर बी वुड बी द राइट आंसर। इन चारों में से एडजेक्टिव कौन सा है? यूजफुल एडजेक्टिव है। ठीक है, तो ये थे आज के आपके 15 क्वेश्चंस। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। हाउ मेनी मार्क्स डिड यू स्कोर आउट ऑफ दीज 15? ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास टिल एंड। एंड अगर आपको ये क्लास हेल्पफुल लगी, डू गिव इट अ थम्स अप एंड शेयर दिस क्लास विद योर फ्रेंड्स एज वेल। अगर आप नए हैं चैनल पर, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब दिस चैनल येट, प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड थैंक यू सो मच।